हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा इरिक और चेल्सा पीटर के अंकल से मिलते हैं और उसके अंकल से बातचीत के दौरान उन्हें आइडिया मिलता है कि पीटर कहां छुपा होगा। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं इरिक और चेल्सा पीटर और रोज को अरेस्ट कर लेते हैं। अब आगे एपिसोड 8 की शुरुआत 1 साल के पहले के समय को दिखाते हुए होती है। ये वही दिन होता है जिस दिन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ था और हम देखते हैं जब पीटर मैथ्यू का पीछा कर रहा होता है और पीटर एक कार से टकरा जाता है। इसके बाद मैथ्यू अपने घर पहुंचता है और हम मैथ्यू के जुड़वा भाई कोलिन वर्ली को देखते हैं। कोलिन को वहां देखकर मैथ्यू नाराज होता है और उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हालांकि कोलिन बोलता है कि आज उसके वाइफ से लड़ाई हो गई है तो 2-4 दिन वहाँ रुकना है उसे। और तभी मैथ्यू को एडम का कॉल आता है और मैथ्यू एडम को बोलता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब मैं मेट्रो में बम रख के नीचे उतरा तो किसी ने मेट्रो को रास्ते में ही रोक दिया और इसलिए बम वहाँ नहीं ब्लास्ट हुआ जहाँ होना चाहिए था। तो एडम बोलता है तुमको किसी ने देखा तो नहीं? तो मैथ्यू बोलता है बिल्कुल नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब दूसरे दिन मैथ्यू शाम को अपने घर पहुँचता है तो देखता है उसके भाई की लाश उसके सामने पड़ी होती है और बगल में एक ड्रग का इंजेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जब वो अपने भाई को पुकारता है तो हमें पता चलता है जो मारा गया वो मटेयो था। अभी तक जिसे हम मटेयो समझते थे एक्चुअली वो कॉलिन वर्ली है। मटेयो का क्राइम की दुनिया और नशे से कोई सरोकार नहीं था। तो दोस्तों अब यहाँ से हम मटेयो को कॉलिन कह के बुलाएंगे। अब कॉलिन समझ जाता है कि उसके भाई को एडम के लोगों ने मारा है। वो तुरंत ही अपने भाई की पर्स में अपना आईडी कार्ड रख देता है ताकि लोगों को पता चले कॉलिन वर्ली मारा गया। और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं चेल्सा उस बोट की तलाशी लेती है जिसमें कुछ देर पहले पीटर और रोज रुके हुए थे। तो चेल्सा बोलती है मुझे मैडी यहाँ नहीं मिली। तो पीटर बोलता है हमने मैडी को किडनैप नहीं किया है। और वही रोज बोलती है कि पीटर को वाइस प्रेसिडेंट और डियाना फार ने मिलकर फंसाया है। तो चेल्सा बोलती है वही डियाना फार जिसके लिए कल तक पीटर काम करता था। तो पीटर बोलता है हाँ, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि मेट्रो बम ब्लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट और डियाना फार का हाथ है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा बैग खोलो, उसमें एक फाइल है, उसमें उस शख्स का नाम मिलेगा जिसने मेट्रो में बम प्लांट किया था। जब चेल्सा पीटर का बैग खोलती है तो उसे कॉलिन की वो फाइल मिलती है और पीटर बोलता है अगर वो बम उनके प्लान के अकॉर्डिंग ब्लास्ट होता तो इस शहर के 2 बड़े इलाके उस बम की चपेट में आ जाते। अब मुझे पूरा शक है कि ये सब उसी आदमी के लिए प्लान किया गया था जिसकी सिक्योरिटी में तुम उस दिन कैफे में थी। तुम अगर हमें बता दो कि उस दिन तुम किसको प्रोटेक्ट कर रही थी तो हमें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे क्या चल रहा है। तो चेल्सा बोलती है उसका नाम छोड़ो, तुम पहले बताओ तुम्हारी कहानी में कॉलिन कहां से आ गया। तो पीटर बोलता है कॉलिन सबसे पहले FBI की सस्पेक्ट लिस्ट में था, लेकिन इससे पहले FBI उससे पूछताछ करती उसकी मौत हो गई ड्रग ओवरडोज से और इस तरह से एकाएक उसकी मौत से मुझे डाउट हुआ। तो हम दोनों ऑफिस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड गए उसकी फाइल चेक करने के लिए और जब हमने उसकी डिटेल चेक की तो हमें पता चला कि वर्ली भी टर्न लेक कंपनी से जुड़ा हुआ था। और पीटर बोलता है उस फाइल में जो फोटो है उस पर एक टैटू बना हुआ है और वही टैटू उस आदमी की पीठ पर था जिसने मेट्रो में बम ब्लास्ट किया था। तो इरिक बोलता है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कॉलिन की बॉडी पर कोई टैटू बना हुआ था। वहीं इरिक जब दोबारा उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि कॉलिन का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था मटेयो। अब वो समझ जाते हैं कि जिसकी मौत हुई वो तो मटेयो था, कॉलिन अभी भी जिंदा है। तो पीटर बोलता है इसका मतलब हम सबको एक ही आदमी की तलाश है, कॉलिन वर्ली। तो हमें एक साथ काम करना चाहिए और मिलकर हमें पता लगाना चाहिए कि कॉलिन अभी कहाँ है। अगर कॉलिन वर्ली मिलेगा तो हमें मैडी भी मिल जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलिन को देखते हैं जो मैडी का वीडियो बना रहा होता है और वीडियो में मैडी बोलती है कि पापा इसकी शर्तें मान लो नहीं तो ये मुझे मार देगा। और कॉलिन वीडियो रिकॉर्ड करके एडम को भेजता है। अब एडम वो वीडियो डियाना फार को
को दिखाता है तो डियाना बोलती है जैसे ही हमें वीडियो वाइस प्रेसिडेंट को दिखाएंगे वो तुरंत ही रोने लगेगा और हमें डर है कहीं वो पब्लिक के बीच में जाकर सारी सच्चाई ना बता दे। अब डियाना फार और एडम वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उन्हें वो वीडियो दिखाते हैं तो एडम बताता है कि वही शख्स है जिससे हमने मेट्रो में बम ब्लास्ट करवाया था। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि देखो मैडी मेरी इकलौती बची हुई संतान है और उसके लिए अब मैं कुछ भी करूंगा, तो इसलिए मैं प्रेस में जाकर सब कुछ कबूल कर लूंगा और तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा। तो एडम वाइस प्रेसिडेंट को धमकाता है कि अगर आप बार बार ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेंगे तो मैं अपने लोगों को बोलूंगा कि एक बार आपसे आकर मिलें। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं ठीक है, तुम लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो। तो एडम बोलता है मेरे लोग कॉलिन को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं तो डियाना फार एडम को बोलती है कि पीटर और रोज के साथ में मैडी को भी मार दो। तो एडम बोलता है ठीक है, मैं किलर को एक मैसेज भेजता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एरिक, चेल्सा, पीटर और रोज उस स्टोरेज रूम में पहुँचते हैं जहाँ मटेओ अपना सामान रखा करता था। वहाँ उन्हें दो फाइलें मिलती हैं, एक फाइल मैडी के आर्ट टीचर की थी और दूसरी फाइल मैडी की थी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और वही दूसरी तरफ हम मैडी को देखते हैं, वो जिस रूम में बंद होती है उसके दीवार पर पैर मारती है तो थोड़ी सी जगह टूट जाती है। तो मैडी देखती है उस दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ था R142 और वही मैडी को ट्रेन की आवाज आती है। मैडी समझ जाती है कि जहाँ उसे छिपाया गया है ये कोई घर नहीं है। और तभी वहाँ कॉलिंग आता है और मैडी से बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे बाप को तुम्हारी फिक्र ही नहीं, अब तक उसने मेरे वीडियो पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो मैडी बोलती है हो सकता है वो वीडियो मेरे फादर तक पहुँचा ही ना हो। तुम एक काम करो, तुम दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड करो और सीधा मेरे फादर के नंबर पर भेजो और इस बार मुझे अपने तरीके से बात करने दो। मैं अपने फादर को बोलूंगी कि वो पब्लिक के बीच में आए और अपनी गलती को माने। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर चेल्सा से पूछता है कि अगर तुम बता दो कि उस दिन तुम किसे प्रोटेक्ट कर रही थी तो शायद हम एक गेस कर पाए कि अगला टारगेट कौन है। तो चेल्सा बताती है उस दिन मैं उमार जडार को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो पीटर बोलता है अभी तक मैं उसे सस्पेक्ट समझ रहा था, इसका मतलब उस दिन उनका टारगेट उमार जडार था। तो चेल्सा बोलती है अगर उमार जडार को मारना ही था तो इस तरह क्यों। तो पीटर बोलता है वो एक पॉपुलर नेता है, अगर उसे नॉर्मल तरीके से मारा गया उसके समर्थक रोड पर उतर आएंगे और दंगे हो जाएंगे, तो इसलिए वो लोग उसे एक ब्लास्ट में मारना चाहते थे ताकि किसी को डाउट ही ना हो। और तभी चेल्सा के मोबाइल पर मैडी का वो वीडियो मैसेज आता है। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है मैडी उस वीडियो में कुछ मैसेज दे रही थी। जब वो मैसेज को समझते हैं तो नंबर मिलता है ट्रेन R142। तो चेल्सा समझ जाती है कि इसका मतलब अभी जहाँ मैडी को किडनैप करके रखा गया है वो ट्रेन का कोई कंटेनर हो सकता है। तो चेल्सा ये बात अपने बॉस बेन अल्मोरा को बताना चाहती थी लेकिन पीटर उसे रोक देता है। वो बोलता है हमें नहीं पता कि कौन कौन इस साजिश में शामिल है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैडी की जान खतरे में आ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट एक मीटिंग में होती हैं। तो वहाँ पर बताया जाता है कि अगले चुनाव में हम उमार जडार से समर्थन ले सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इस बात का विरोध करते हैं और बोलते हैं आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि उमार जडार एक टेररिस्ट है। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा पीटर और चेल्सा पर आ जाता है, जहाँ पीटर उस कंटेनर के सीरियल नंबर से सर्च करता है तो उसे पता चल जाता है एक कंटेनर अभी कहाँ स्टोर किया गया है। तो चेल्सा बोलती है हमें बैकअप टीम को बुलाना ही होगा, हम अकेले वहाँ पर मैडी को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो पीटर बोलता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा था। तो चेल्सा बोलती है तुम्हारे घर पर तुम्हारे गॉडफादर का एक कार्ड रखा हुआ था और उसके थ्रू हम तुम्हारे गॉडफादर से मिले। तो पीटर बोलता है उन्होंने क्या बोला मेरे बारे में। तो चेल्सा बोलती है उन्होंने बोला कि पीटर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अब चेल्सा एरिक को कॉल करती है और उसको बताती है कि मैडी का लोकेशन हमें मिल गया है, किडनैपर ने उसे डीसी के एक कंटेनर डिपो में रखा है, मैं और पीटर वहां पहुंच रही हूं, तुम रोज को लेकर वहां आ जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर और चेल्सा उस एरिया में पहुंच चुके थे जहां वो कंटेनर रखा हुआ था और हम देखते हैं कॉलिन के उसके मोबाइल पर अलर्ट आता है। वो चेक करता है कैमरे में तो देखता है 2 पुलिस वाले उस कंटेनर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब कॉलिन मैडी के पास जाता है
लेकिन मैडी उस कमरे के लाइट को गिरा देती है और उसके शीशे के टुकड़े को कॉलिन के पीठ पर मारती है। कॉलिन घायल हो जाता है और मैडी वहाँ से भागती है। कॉलिन गन लेकर मैडी का पीछा करता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर पीटर और चेल्सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब एरिक भी आ चुका था। तो एरिक रोज को बोलता है कि तुम अभी गाड़ी में बैठो, यहाँ बहुत खतरा है। अब एरिक आगे बढ़ता है। अब पीटर एरिक और चेल्सा से पूछता है कि क्या गोली तुमने चलाई? तो चेल्सा बोलती है नहीं। तो इसका मतलब किडनैपर अब आसपास था। तीनों आगे बढ़ते हैं और वहीं हम देखते हैं एलन भी एरिक का पीछा करते हुए कंटेनर यार्ड में आ जाती है और एलन के पास एक स्नाइपर गन भी थी। अब पीटर कॉलिन को पकड़ लेता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाता है, लेकिन हम देखते हैं एलन स्नाइपर गन लेकर वहीं एक ऊंचाई पर खड़ी होती है। अब एलन निशाना लगाकर गोली चलाती है और कॉलिन वहीं मारा जाता है। पीटर, एरिक, चेल्सा और मैडी वहीं कंटेनर के पीछे छुप जाते हैं। तो चेल्सा बैकअप टीम को कॉल करती है। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और तभी एक गोली मैडी के पैर पर लगती है। पीटर एलन पर फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है। वो अपने पिस्टल की मैगजीन चेंज करता है। एरिक आगे बढ़ता है और गोली एरिक के सीने पर लगती है। एरिक वहीं गिर जाता है। अब पीटर एरिक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एलन अब पीटर पर निशाना लगाती है। वो ट्रिगर दबाने वाली होती है। तभी हम देखते हैं रोज पीछे से दौड़ती हुई आती है और एलन को धक्का देती है। एलन ऊपर से गिरती है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और इधर हम देखते हैं अब एरिक भी मारा जा चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।